हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक अध्याय 2 के पार्ट 1 से पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, जिससे कि पार्ट 4 आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज हम स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे और दो आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना किस प्रकार से करते हैं इसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो अलग अलग स्थितियों पे उस पर अलग अलग बल कार्य करता है, और उस बल के विरुद्ध जितना कार्य हम लोग करते हैं वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में सुरक्षित हो जाता है, या कह सकते हैं संचित हो जाता है। ठीक है, अगर इसे परिभाषा के रूप में देखें तो इस प्रकार कह सकते हैं। देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण ऊर्जा है यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी कि कई सारे आवेशों को अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट बना दें, एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें और एक पॉइंट सी ले लें, और हम तीन आवेशों को अनंत से ए, बी और सी पर ला रहे हैं, तो ए, बी और सी तक लाने में जो हमने टोटल कार्य किया, उस टोटल कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस ए, बी, सी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है, दोनों के मात्रक भी सेम होते हैं। ठीक है, विमा भी सेम होती है। तो अगर ऊर्जा की गणना करनी है तो हम सीधे सीधे कार्य की गणना कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कार्य को मेजर किया जा सकता है, कार्य का एक हमारा फॉर्मूला होता है। ऊर्जा का डायरेक्ट कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम कार्य को निकाल लेते हैं और कार्य को निकालने के उपरांत वही एक्चुअल में ऊर्जा हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर ए, बी और सी तीन पॉइंट हम ले लें, उन तीन पॉइंट पर अनंत से चार्ज ला के रखने में टोटल जो कार्य किया जाएगा, उस टोटल कार्य को अगर ऐड कर ले तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु आवेशों कि किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेश किया जाता है, आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक आपका U होता है, इसका मात्रक जूल होता है, ऊर्जा है तो जूल ही होगा, और इसकी विमा ml² T-2, और राशि कैसी होती है? अदिश होती है, दिशा का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब देखते हैं दो बिंदुओं के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ एक फॉर्मूले पर, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला देखिए, हम लोग यहाँ डिस्कस पहले ही कर चुके थे कि V बराबर क्या होता था, W/Q। और इसको हम जब पहले लेक्चर में आपको बताया था विभवांतर, उसमें बताया था कि अनंत से एक Q चार्ज को लाएगा, Q0 कर दीजिए यहाँ पे। Q0 चार्ज को लाने में जो टोटल कार्य किया गया, उस कार्य को जो हम लोग Q0 से डिवाइड कर देते थे तो हमको क्या मिल जाता था, हमें V मिल जाता था, विभव मिल जाता था उस पॉइंट पर। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, एक पॉइंट है, जैसे कि आपका एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पर अनंत से आपने एक चार्ज लाने में जो टोटल कार्य किया, अगर
अनंत से कोई चार्ज ए पॉइंट तक लाए आप, और उस पर टोटल जो कार्य किया वो डब्लू था, ठीक है। अब उस डब्लू चार्ज को अगर आप जब क्यू नॉट से डिवाइड करते थे तो आपको क्या मिल जाता था, वी मिल जाता था, ठीक है। और यहाँ पे हमको विभव नहीं चाहिए, यहाँ हमको कार्य चाहिए। तो कार्य कैसे निकालोगे, अगर आप उल्टा करें कि यदि पॉइंट का आपको विभव पता हो, ठीक है, यदि किसी पॉइंट का विभव पता हो और आपको ये पता है कि अनंत से किसी क्यू नॉट चार्ज को आप यहाँ पे रख रहे हो, तो आपने कितना कार्य किया। तो वही वाला फॉर्मूला जो आपने अभी पहले लेक्चर में पढ़ा था, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से क्यू नॉट से आप क्या निकाल सकते हो, डब्ल्यू की वैल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी, वी इंटू क्यू नॉट, यानी कि इस ए पॉइंट तक लाने में जो कितना कार्य किया जाएगा वो कैसे निकालोगे, डब्ल्यू बराबर बराबर वी इंटू क्यू नॉट। और यही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पॉइंट का अगर आपको विभव पता हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पर जितना भी चार्ज आप ला रहे हो उस चार्ज से गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर आप चार्ज लेकर आ रहे हो उस पॉइंट पे आपको विभव ज्ञात करना है। अगर आपने वहाँ पे विभव ज्ञात कर दिया और उसके बाद जितना चार्ज लेकर आ रहे हो उससे गुणा कर दी, तो आपको उस पॉइंट तक आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। और यही कार्य ही आप जब टोटल ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ जाएगा। सीधी सी बात आप ये समझ गए होंगे कि वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूले से हम लोग डब्ल्यू बराबर वी क्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वी क्यू, यानी कि क्यू चार्ज को अगर वी इलेक्ट्रिक फील्ड में वी विभव के पॉइंट पे ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वी क्यू कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू चार्ज को वी विभव वाले पॉइंट पे ला रहे हैं तो टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, वी क्यू कार्य करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आप समझिए, लिखा हुआ है दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। दो बिंदु आवेशों का किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या करा, एक ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया, और इन दो बी पॉइंट्स पर हमको क्या करना है, चार्ज लेकर आने हैं। अब देखिए हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में हम कौन सा चार्ज लेकर आए, Q1 चार्ज लेकर आए। सबसे प्रथम स्थिति में हम Q1 चार्ज लेकर आए और उस समय Q2 चार्ज यहाँ पे उपस्थित नहीं था। जब Q2 चार्ज यहाँ उपस्थित नहीं था तो जो हम अनंत से इस चार्ज को लेकर यहाँ Q1 चार्ज को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ए पॉइंट पर विभव जो होगा वो किसी भी चार्ज के कारण नहीं होगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ए पॉइंट पर कोई भी विभव नहीं होगा। जब यहाँ पे विभव ज़ीरो है और हम Q1 चार्ज लेकर आए हैं तो Q1 चार्ज को ए पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि W बराबर क्या होता है, वी क्यू, वी इंटू क्यू, और यहाँ पे हम Q1 लाए तो Q1 लिख दो, वी इंटू Q1, और जब V की वैल्यू ज़ीरो है तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम ए पॉइंट पर Q1 चार्ज को ला रहे हैं और उस समय जब हम ए पॉइंट पर Q1 चार्ज को ला रहे हैं उस समय बी पॉइंट पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। इस कारण से पॉइंट ए पर कोई भी विभव कार्य नहीं करेगा, यानी कि v की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि b पॉइंट पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। इस कारण से अनंत से बिंदु a पर Q1 चार्ज को लाने में टोटल किया गया कार्य W बराबर v Q1 से अगर हम लोग निकालें तो हमें W1 की वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिलती है, ज़ीरो मिलती है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश Q1 को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना आ गया आपका, W1 बराबर ज़ीरो। क्यों W1 बराबर ज़ीरो आया, क्योंकि Q2 के अनुपस्थित में Q1 पे बल शून्य लगेगा, ठीक है ना। Q2 की अनुपस्थिति, उस समय Q2 नहीं था तो Q2 की अनुपस्थिति में Q1 पे बल शून्य लगेगा और इस कारण से कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने बिंदु ए पर Q1 को रखा हुआ है। अब Q1 को रखा हुआ है तो Q1 के कारण फील्ड होगी चारों तरफ, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी।
अब Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो Q1 के कारण बिंदु B पर भी कुछ विभव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। Q1 के कारण बिंदु B पर विभव होगा, जिसे हम क्या ले लेते हैं, इस विभव को हम लोग V मान लेते हैं। ठीक है, इस विभव का मान V है। और आपको पता है किसी Q1 आवेश से R दूरी पर विभव की वैल्यू क्या होती है? K Q1/R। ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब जब इस पॉइंट B पर हम लोग Q2 आवेश लाएंगे, तो Q2 आवेश लाने पर हमें पता है कि पॉइंट B पर विभव V पहले से उपस्थित है और Q2 आवेश ला रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? V Q2। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ आवेश Q2 को Q1 की उपस्थिति में अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की वही डेफिनेशन के अनुसार W बराबर V Q2। देखिए W2 बराबर क्या लिख दिया हमने? V Q2। अब यहाँ पे V है, लेकिन यहाँ पे V नहीं था। यहाँ पे V क्यों नहीं था? क्योंकि जब ये हम लोग Q1 चार्ज ला रहे थे उस समय Q2 उपस्थित नहीं था, जबकि जब हम लोग Q2 चार्ज ला रहे B पॉइंट पे चार्ज ला रहे उस समय Q1 यहाँ उपस्थित है, Q1 उपस्थित है, इसीलिए बिंदु B पर विभव भी है, और वो विभव कितना था? V था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ भी बिंदु B पर Q1 के कारण विभव है। ठीक है, और आपको पता है कि बिंदु B पर Q1 के कारण विभव कितना होगा? K Q1/R। ठीक, तो उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे विभव का वैल्यू लिख दी, K Q1/R। और आपको W2 की वैल्यू कितनी मिल गई? W2 की वैल्यू मिल गई आपको K Q1 Q2/R। अब अभी आपने पढ़ा था कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जितना कार्य उस निकाय के आवेशों को निश्चित बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितने आवेश थे? 2 आवेश थे, Q1 और Q2। इनकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? इनको निश्चित बिंदु A और B तक लाने में जो टोटल कार्य किया जाएगा उसके योग के बराबर होगी। अब बिंदु A तक Q1 को लाने में जो किया गया कार्य था वो हमने अभी निकाला, W1 बराबर कितना आया था? 0 आया था। और Q2 को बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य था वो W2 था, और वो कितना आया था? V Q2। ठीक है ना, V Q2। तो ये हमने दोनों कार्य निकाले थे। अब इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? W1 और W2 को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे किया गया है, आवेशों Q1 Q2 के निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा? W बराबर W1 प्लस W2। अब यहाँ पर W1 की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 पुट कर दी, 0 आई थी। और W2 की वैल्यू देखिए यहाँ से पुट कर दी गई, क्या आ गई? K Q1 Q2/R। और टोटल कार्य की गणना आपकी हो गई W बराबर K Q1 Q2/R। ठीक है, और आपको पता है किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसको हमने U से रिप्रेजेंट कर दिया, K Q1 Q2/, ये आपका Q1 Q2/R। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये R² लिखा हुआ है, आप इसे अपने नोट्स कॉपी में ठीक कर लीजिएगा, ये R होगा। ठीक है, तो क्या आपको दिख ही रहा है, सब कुछ सेम है, बस जब किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो यहाँ पर U लिख दिया, और यहाँ पर आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा कि Q1 Q2/R होगा, और एग्जैक्टली आपकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि K क्या चीज़ है? K आपका 1/4πε0 है, जो कि आप जानते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करनी है। जिस मेथड को आप समझ लीजिए कि निकाय में जितने भी आवेश हों उन आवेशों को निकाय के निश्चित स्थानों तक लाने में किए गए कार्य का
जो योग होगा वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर Q1 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 0 था, जबकि Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य V Q2 था। इन दोनों कार्यों को जोड़ दिया, आपको निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिल गई। इस तरह से आप निकाय में 2 आवेश हों, 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, जितने भी आवेश हों, आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको 3 आवेशों का बारे में समझा सकता हूँ। देखिए, हाँ, अगर किसी निकाय में 3 आवेश हों तो आप क्या करेंगे, पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य तो आपको पता ही है, 0 होता है। एक पॉइंट ए ले लीजिए और उस पॉइंट तक, क्योंकि विभव 0 होगा इसलिए कार्य 0 होगा। अब इस बी पॉइंट तक आपको कोई आवेश लाना है तो क्या होगा, उस पर यहाँ पे जैसे Q1 लाना, तो Q1 के लिए जो कार्य W1 होगा वो तो हमारा 0 ही होने वाला है। अब Q2 आवेश को अगर पॉइंट बी तक लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आप बी पॉइंट पर आप क्या निकाल लीजिए, विभव निकाल लीजिए, और जितना आवेश आप लेकर आ रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। अगर इस बी पॉइंट पर विभव मान लें VB है, ठीक है, तो कितना आवेश ला रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए, वही कार्य हो जाएगा। या Q2 ला रहे हैं तो VB Q2 कार्य हो जाएगा। अब एक पॉइंट अगर C ले लीजिए, इस C पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पर टोटल विभव निकाल लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पर विभव किसके कारण होगा, A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा, तो उन दोनों को जोड़ के आपको क्या मिल जाएगा, टोटल विभव VC मिल जाएगा। और यहाँ पे जितना आवेश ला रहे हैं, जैसे Q3 आवेश ला रहे हैं तो Q3 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से आपको 3 कार्य मिल जाएंगे, जैसे कि W1 बराबर 0 मिल जाएगा, W2 बराबर आपको मिल जाएगा VB Q2 और W3 बराबर आपको मिल जाएगा VC Q3। इन तीनों को जोड़ देंगे तो इस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाने का प्रयास करें, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।